हेलो एवरीवन, दिस इज बलजीत सर। आज हम बुक कीपिंग का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड का। और इस चैनल पे मैं आपको चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर के सारे बेसिक्स और कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। सो आज जो है हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ये फर्स्ट चैप्टर है और ये पूरे एचएससी का सबसे बड़ा चैप्टर है जो आपका 15 मार्क्स कैरी करता है। 15 मार्क्स के लिए एग्जामिनेशन में बोर्ड में आपसे पूछा जाता है, तो बहुत अच्छे से ये ध्यान से समझना। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं। सही, फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। सबसे पहले जानते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप मीन्स अ रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप। जो पार्टनर्स के रिलेशन होते हैं, आपस में उनके रिलेशन होते हैं, उसे कहते हैं पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप फर्म किसे कहते हैं? पार्टनरशिप फर्म मीन्स व्हेन टू और मोर पर्सन कम टुगेदर with an intention to earn profit is called partnership firm. Again I am repeating, पार्टनरशिप फर्म किसे कहते हैं? जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं। ठीक है, और बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट और लॉस शेयर करने के लिए, उसे पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। और ये पार्टनरशिप फर्म का एक्ट क्या है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये आपको एक्ट याद रखना है, ईयर। ये आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद में आते हैं इंट्रोडक्शन टू फाइनल अकाउंट पे। यहाँ पे उसका मीनिंग देख लेते हैं, जैसे कि आप ये ड्राइंग से देख के समझ रहे हो। पार्टनरशिप, ठीक है, सो देखो क्या लिखा है। पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। जैसे कि मैंने बताया, दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ बिजनेस को कैरी करते हैं टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। देन उसके बाद में आ जाते हैं इसके कुछ फीचर्स पे। तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स बताने वाला हूँ। जैसे कि सबसे पहला हो गया एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट। अभी एग्रीमेंट क्या होता है? यहाँ पे एक वर्ड आपको दिखाई देगा, दैट इज पार्टनरशिप डीड। ये आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? जैसे कि आपको एक सिंपल वर्ड में बताता हूँ, अ रिटन अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। जो पार्टनर्स के बीच में रिटन अग्रीमेंट होता है उसे कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, देन उसके बाद में नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करें, सो पार्टनरशिप फॉर्म में मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं, एटलीस्ट दो तो होनी चाहिए, तभी तो वो पार्टनरशिप होगा, है ना। और अगर एक पार्टनर हुआ या फिर एक अकेला बिजनेस कर रहा है तो वो क्या बन जाता है? सोल प्रोप्राइटर, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। ठीक है, तो अकेला अगर सोल प्रोप्राइटर है, ठीक है, अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। लेकिन एक से ज्यादा, ठीक है, मिनिमम कितने? दो लोग, ठीक है, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसे क्या कह सकते हैं आप? पार्टनरशिप में इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो पार्टनरशिप फॉर्म में मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए? दो होने चाहिए। और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम दो पार्टनर एंड मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होने चाहिए एज पर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 में ये दिया गया है कि मैक्सिमम कितने पार्टनर होने चाहिए? 50 होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद में आ जाते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटीज पे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पे हम बात करें तो पार्टनरशिप की, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड। अभी आप ये सोच के खुश मत होइए ना कि हाँ अनलिमिटेड लाइबिलिटी यानी कि मार्केट से, बैंक से कितने भी पैसे ले सकते हैं। ठीक है, कितने भी पैसे मार्केट से हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं। बट ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी का होना एक तरह से डिसएडवांटेज है। क्यों डिसएडवांटेज है? क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी डिसएडवांटेज इसलिए है कि मार्केट से अगर बिजनेस ने कितने भी पैसे ले लिए, पार्टनर्स ने कितने भी पैसे उठा लिए, अगर उसको पे करने में पार्टनर सफिशिएंट नहीं होते हैं, ठीक है, तो बिजनेस की प्रॉपर्टी सोल्ड करने के बाद भी अगर इनसफिशिएंट बैलेंस है पे करने में, तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टीज को बेच के वो पैसा वसूल किया जाता है। तो एक तरह से आप देखा जाए तो ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है? डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, सो ये ध्यान में रखना आप।
कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। देन उसके बाद में रजिस्ट्रेशन की बात करें, ये जो मैं बेसिक्स आपको बता रहा हूँ ना, ठीक है, ये बेसिक्स आपको किस में इंपॉर्टेंट होंगे, एमसीक्यू में। तो फिर बाद में जाके आपको फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो आप एमसीक्यू बहुत अच्छे से उसको हैंडल कर सकते हो। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर स्टेट की बात करें, इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट में क्या है कि रजिस्ट्रेशन, अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस करते हो तो महाराष्ट्र में अगर बिजनेस कर रहे हो पार्टनरशिप, तो उसके लिए आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बाकी अदर स्टेट्स की बात करें तो वहां पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस करते हो विद इन द महाराष्ट्र तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये जो बेसिक्स है थोड़े बहुत आपको समझ में आ गए होंगे। देन उसके बाद में आ जाते हैं, यस देखो जैसे हमने पार्टनरशिप डीड पढ़ा था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं पार्टनरशिप में, डीड में, वो हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सो पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से कंटेंट्स आते हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहला है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। जो पार्टनरशिप फर्म है उसका नाम क्या है और वो कहाँ पे उसका एड्रेस है, वो प्लेस ऑफ द फर्म वो लिखना है। एंड इट्स मेन बिजनेस, ठीक है, जो हेड ऑफिस होता है पार्टनरशिप फर्म का, उसका आपको नेम और एड्रेस यहाँ पे रिटन एग्रीमेंट में, जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, उसमें लिखा होना चाहिए। देन उसके बाद में नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर, जितने भी अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स हैं, ठीक है, उन सभी का नाम और एड्रेस उसमें होना चाहिए। एंड ड्यूरेशन भी होना चाहिए कि ये जो पार्टनरशिप फर्म का जो एग्रीमेंट बनाया जा रहा है वो कितने साल के लिए है। याद रखना ये प्री डिटरमाइन होता है, 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 5 ईयर्स के लिए, जितने भी ईयर्स के लिए पार्टनर्स म्यूचुअली आपस में डिसाइड करके ये एग्रीमेंट बना सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में थर्ड पॉइंट लिखा है कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल दी पार्टनर। अब जितने भी पार्टनर्स इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं, ठीक है, सबने अलग अलग कंट्रीब्यूशन किया होगा, तो किस पार्टनर ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है ये भी उसमें डिस्क्लोज किया जाता है। किस में डिस्क्लोज किया जाता है, पार्टनरशिप डीड में डिस्क्लोज किया जाता है। देन उसके बाद में फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, रेशियो इन विच प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड। मतलब कि पार्टनर्स जो है आपस में प्रॉफिट और लॉस का बंटवारा कैसे करेंगे, ये सारी चीजें भी पहले से ही डिसाइडेड होती है। कहाँ पर, पार्टनरशिप डीड में। क्योंकि क्या होता है अगर ये पहले से डिसाइडेड ना हो तो बाद में जाके पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने के चांसेस बन जाते हैं, इसीलिए ये पहले से ही प्री डिसाइडेड होता है, ठीक है। देन उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट क्या है, राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर। मतलब कि पार्टनर्स के क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, ये सारी चीजें, मतलब कौन सा पार्टनर क्या काम करेगा, वो सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में पहले से ही उसमें लिखी जाती है। देन उसके बाद में प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ एटसेट्रा ऑफ अ पार्टनर। लाइक पार्टनरशिप फॉर्म में कोई नया पार्टनर किसको कब लेना है, ठीक है, एडमिशन करना है या नहीं करना है, फिर रिटायरमेंट के प्रोसीजर, अगर कोई पार्टनर को बिजनेस से जाना होता है, ठीक है, अगर उसे इंडिपेंडेंट अपना ओपन करना होता है, ठीक है, या किसी भी रीजन से वो पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ रहा है, ठीक है, तो उसके बाद के क्या प्रोसेस होते हैं, वो सारे प्रोविजंस पार्टनरशिप डीड में लिखे होते हैं। देन उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन एंड ड्राइंग एटसेट्रा। ये सारे इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में पहले से ही लिख दी जाती है। देन एक पॉइंट लिखा है कि पार्टनर्स को सैलरी कितना मिलेगा, कमीशन कितना मिलेगा, ठीक है, जो अलग अलग पार्टनर्स हैं। देन उसके बाद में सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। मतलब कि अगर किसी वजह से इन फ्यूचर पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जाता है, अगर बंद किया जाता है, बिजनेस बंद होता है, तो उसका सेटलमेंट कैसे होगा, ये सारी बातें भी पहले से ही पार्टनरशिप डीड में लिख दी जाती है, ठीक है। देन उसके बाद में जो डिस्प्यूट्स अगर होते हैं पार्टनर्स के बीच में तो उसको कौन से मेथड से सेटल किया जाए, ये सारी चीजें, और भी अगर एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ये सारी बातें हमें पहले से ही पार्टनरशिप डीड में लिख दी जाती है। सो आई होप कि आपको पार्टनरशिप डीड का मीनिंग समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे एक परफॉर्मा भी दिया हुआ है, ठीक है, देखो 100 रुपीज का स्टैम्प पेपर है, ऐसे करके लीगल एग्रीमेंट बनाया जाता है पार्टनर्स के बीच में। इसलिए मैंने क्या बोला, आपको एक वर्ड ध्यान में रखना होगा, रिटन अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ पे
पिक्स दिया हुआ है, पिक्चर दिया हुआ है पार्टनरशिप डीड का फ्रंट पेज का। तो ऐसे करके आप देख सकते हो, सारा नाम, डिटेल्स वगैरह सारी बातें लिखी हुई होती है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेन हमारे फाइनल अकाउंट की तरफ जाते हैं। फाइनल अकाउंट जो है वो कब बनाया जाता है? फाइनल अकाउंट जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि फाइनल अकाउंट मतलब कि हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल एवरी ईयर को, और खत्म कब होता है? 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, इसे हम ओपनिंग बोलते हैं, ओपनिंग डेट, और 31 मार्च को क्लोजिंग डेट कहते हैं। तो याद रखना, फाइनल अकाउंट ऑलवेज कब प्रिपेयर होता है? क्लोजिंग डेट 31 मार्च को। हर साल 31 मार्च को हमारा ईयर एंड होता है और हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो क्या होता है फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने से? सी, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने से हमें एक फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है बिजनेस की, कि कंपनी ने या फिर बिजनेस ने पूरे साल भर क्या किया। ठीक है, बिजनेस को प्रॉफिट कितना हुआ, बिजनेस को लॉस कितना हुआ, बिजनेस के एक्सपेंडिचर कितने थे, बिजनेस के असेट्स कितने थे, बिजनेस की लाइबिलिटी कितनी थी। तो बिजनेस का जो फाइनल पोजीशन होता है ये बताता है फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया हो गया कि फाइनल अकाउंट हम क्यों बनाते हैं। फाइनल अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं ताकि कंपनी की फाइनल फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सके हम ईयर एंड पे। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, अभी आपसे मैं अगर बात करूँ तो आपने 11th स्टैंडर्ड में भी फाइनल अकाउंट किया होगा और अभी 12th स्टैंडर्ड में भी फाइनल अकाउंट कर रहे हो। सो अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं तो 11th में जो आपने फाइनल अकाउंट किया था वो सोल प्रोप्राइटर का था। ठीक है, 11th में आपने कौन सा फाइनल अकाउंट किया था? किसका? सोल प्रोप्राइटर का, जिसमें अकेला बंदा बिजनेस कर रहा होता है। ठीक है, और आप उसका फाइनल अकाउंट बना रहे हो। लेकिन 12th स्टैंडर्ड में आपको जो फाइनल अकाउंट बनाना है वो किसका बनाना है? पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट बनाना है। किसका बनाना है? पार्टनरशिप फर्म का। तो देखो, सोल प्रोप्राइटर में जब आप यहाँ पे फाइनल अकाउंट बनाते थे, ठीक है, तो आप कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करते थे? सिर्फ 3 अकाउंट प्रिपेयर करते थे, 3 चीजें प्रिपेयर करते थे। आई विल नॉट से अकाउंट। ठीक है, पहला आप बनाते थे, यहाँ पे थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। फर्स्ट आप यहाँ पे प्रिपेयर करते थे ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा आप यहाँ पे प्रिपेयर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और थर्ड जो है आप बनाते थे बैलेंस शीट। ठीक है, ये 3 चीजें प्रिपेयर किया जाता था, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ओनली 3 थिंग्स। कब की बात कर रहा हूँ मैं? ये 11th की बात कर रहा हूँ। आप 11th में ऐसे बनाते थे। लेकिन जब आप 12th में आ गए हो, अभी हम किसका कर रहे हैं? 12th का पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट कर रहे हैं ना। तो 12th में आने से क्या क्या चेंजेस हुए हैं? ये जो 3 है वो तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में एक अकाउंट और ऐड हो जाता है। ठीक है, एक अकाउंट और ऐड हो जाता है। क्यों ऐड हो जाता है? बिकॉज 11th में सोल प्रोपराइटर था, अकेला बिजनेसमैन, तो उसमें किसी को भी फायदा या फिर नुकसान होता था तो किसी को देने की जरूरत थी क्या? नहीं। जो सोल प्रोपराइटर था, अगर प्रॉफिट होगा तो पूरा प्रॉफिट वही रखेगा, और लॉस हुआ तो भी पूरा लॉस उसे ही सहना पड़ेगा। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में जो फाइनल अकाउंट होगा, जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है, वो क्या होगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसे कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 11th में कितनी चीजें बनाते थे हम? 3। ठीक है, और अभी 12th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट के लिए कितनी चीजें बनाएंगे हम? 4 चीजें। ठीक है, 3 जो ये है वो रहेंगी, एक और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन से वो 4 अकाउंट है। सी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 4 चीजें प्रिपेयर करनी है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। फर्स्ट जो है आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, वो तो पहले भी था। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट पहले भी था। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जैसे मैंने तीसरा अकाउंट बताया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनाना है आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मतलब पार्टनर से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, जो भी आइटम्स होंगे, ठीक है, वो सारी चीजें हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। और फोर्थ वन इज बैलेंस शीट। तो ये तो पता ही है आपको, बैलेंस शीट 11th में भी आपने किया था। ठीक है, और नहीं भी किया होगा तो डोंट वरी, मैं यहाँ पे आपको बेसिक से बताने वाला हूँ तो आपको समझ में आ जाए। सो इसी के साथ आपको क्या समझ में आया? फाइनल अकाउंट में हमें 4 चीजें प्रिपेयर करनी है। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और चौथा बैलेंस शीट।
ठीक है। अच्छा अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो आप अगर देखोगे तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीनों भी क्या है, अकाउंट है ना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन जो फोर्थ वन हमने बनाया है वो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट स्टेटमेंट होता है, ठीक है, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता है, याद रहे। ठीक है सर, तो क्या डिफरेंस है अकाउंट और स्टेटमेंट में? जब हम ये फर्स्ट 3 पॉइंट्स की बात करते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और पार्टनर्स कैपिटल, तो इसमें अकाउंट है, यानी कि अकाउंट्स में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होते हैं, अकाउंट्स में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होते हैं। लेकिन जब हम बैलेंस शीट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो उसमें कोई डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है, ठीक है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड होता है, और जिसका नाम हम क्या देते हैं, लाइबिलिटी और असेट्स। ठीक है, देखा होगा आपने बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड क्या होता है, लाइबिलिटी, और राइट साइड क्या होता है, असेट्स। ठीक है, इसको हम डिटेल में जानेंगे आगे। ठीक है, सो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में हमें 4 चीजें प्रिपेयर करनी है, 3 अकाउंट और एक स्टेटमेंट, बैलेंस शीट स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम एक एक करके तीनों अकाउंट और बैलेंस शीट स्टेटमेंट समझेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। ठीक है, पहला क्या है हमारा, ट्रेडिंग अकाउंट। तो देखो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, और जो डेट दिया होगा वो लिखेंगे। ठीक है, सो ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, पहले आप ये समझ लो। ट्रेडिंग अकाउंट जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखो, फैक्ट्री अकाउंट। आपको ये आसानी से समझने के लिए, इजीली समझने के लिए मैंने ये सारी चीजें लिखी है कि ट्रेडिंग अकाउंट को आप कौन सा अकाउंट समझना, फैक्ट्री अकाउंट समझना। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट को कौन सा अकाउंट समझना, फैक्ट्री अकाउंट। अब उसके बाद में मैंने क्या लिखा है कि ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है। तो देखो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट पर नॉमिनल अकाउंट रूल एप्लीकेबल होता है। सर ये नॉमिनल अकाउंट क्या है, आपने गोल्डन रूल्स पढ़ा होगा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल। तो ट्रेडिंग अकाउंट पे नॉमिनल अकाउंट रूल एप्लीकेबल होता है। अब व्हाट इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, डेबिट में सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आएंगे, मतलब कि यहाँ पर सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आएंगे, और क्रेडिट में सारे इनकम एंड गेन्स आएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि डेबिट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो हैं वो किससे रिलेटेड होंगे, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री से रिलेटेड। फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस और लॉसेस हमें कहाँ लिखना है, डेबिट में लिखना है। किसके डेबिट में, ट्रेडिंग के डेबिट में। और फैक्ट्री से रिलेटेड इनकम कहाँ पे लिखना है, क्रेडिट में लिखना है। किसके क्रेडिट में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। ठीक है, आई होप कितना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देख सकते हो। देन उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से पोस्टिंग्स आती हैं ट्रेडिंग के डेबिट में। पहले हम ट्रेडिंग का डेबिट देखते हैं। तो ट्रेडिंग के डेबिट में क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहला स्टार्टिंग होता है ओपनिंग स्टॉक से। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टॉक की। तो स्टॉक 2 तरीके के होते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक होता है और एक क्लोजिंग स्टॉक होता है। अब बोलोगे सर स्टॉक का मतलब क्या हो गया ओपनिंग और क्लोजिंग में? ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपका सपोज फॉर एग्जांपल मोबाइल शॉप है। ठीक है, आपने 100 मोबाइल परचेज किए। ठीक है, आप भी तो, अगर आपका शॉप है मोबाइल शॉप, तो आप भी तो कहीं ना कहीं से फोन खरीद के लाते होगे ना बेचने के लिए, होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से, राइट? अभी 100 फोन्स आपने खरीद कर लाए, ठीक है, और आपने आज लेकर आए सुबह, और आज ही के दिन आपने 70 फोन्स क्या कर दिए, सोल्ड कर दिए। 100 में से 70 मोबाइल बेच दिया आपने आज शाम तक, मतलब दुकान बंद करने तक आपने 70 मोबाइल बेच दिए। अब मुझे बताओ आपके पास कितने फोन बचे? बोलोगे सर हमारे पास 30 फोन बचे हैं बैलेंस, है ना? तो ये 30 फोन जो बच गए हैं, ये आपके लिए क्या हो जाता है, स्टॉक, जो बच गया माल। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर स्टॉक का मतलब तो समझ में आ गया, लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग से कैसे समझेंगे? तो मैं बताता हूँ। देखो जो 30 स्टॉक आपके पास बच गए, इसे क्या करोगे आप, दुकान बंद करने के बाद इसे लेके जाओगे और कचरे में फेंक दोगे? नहीं ना, क्या बात कर रहे हो सर, कचरे में क्यों फेंकेंगे, अगले दिन बेचेंगे ना उसको। यस, तो देखो अब ये जो 30 फोन आपके पास बच गए हैं आज के लिए, तो आज के लिए जो 30 फोन बच गए हैं इसे हम क्या कहेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। 30 मोबाइल फोन जो आज खत्म होते होते बच गए उसे क्या कहेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। और इसी को लेकर हम कल बेचने वाले हैं, तो आज रात का जो क्लोजिंग स्टॉक है, कल के लिए क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। है कि नहीं, आई बात समझ में?
सो आज का हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है कल के लिए क्या बनेगा हमारा ओपनिंग, ठीक है। तो आई होप कि स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक तीनों में फर्क समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ट्रेडिंग के डेबिट में सबसे पहले क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक दिन की बात की, लेकिन आप एक दिन का नहीं, आप फाइनेंशियल ईयर की बात करोगे। फाइनेंशियल ईयर यानी कि 31 मार्च को क्लोज होता है हमारा ईयर एंड, ठीक है। तो 31 मार्च को क्लोज हुआ है, तो जो इस साल का क्लोजिंग है अगले साल का क्या बनेगा, ओपनिंग, ठीक है। तो वही ओपनिंग स्टॉक हमने यहाँ पे लिखा। देन उसके बाद और ट्रेडिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, परचेस आता है, ठीक है। अगर आपने कोई सामान परचेस किया है, रॉ मटेरियल परचेस किया है, यहाँ पे परचेस ऑफ क्या लिखा है, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल समझना आप, याद रहे परचेस ऑफ कोई असेट्स नहीं, क्योंकि हम फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, फैक्ट्री में क्या आता है, रॉ मटेरियल आता है ना। आप रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किस में करते हो, फिनिश गुड्स में, तभी तो वो मार्केट में सोल्ड होने के लिए जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे परचेस जो लिखा है ना, वो परचेस ऑफ असेट्स मत समझना आप, ठीक है, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल समझना। देन उसके बाद में अगर मान लो आपने कुछ परचेस किया लेकिन कुछ डिफेक्ट निकला या किसी वजह से कलर शेप साइज मैच नहीं हुआ, तो आपने क्या कर दिया, उसको रिटर्न कर दिया, तो उसे रिटर्न आउटवर्ड कहा जाता है, ठीक है। तो रिटर्न जो किया हुआ है वो माइनस कर देंगे और बैलेंस बाहर लिखेंगे। देन उसके बाद में अभी यहाँ पे और चीजें क्या लिखी हुई है, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं, मैंने बताया ना, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री कहाँ पर आएंगे, डेबिट में। तो देखो, कैरेज इनवर्ड, कैरेज का मतलब क्या होता है, कैरेज मीन्स ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ठीक है। जब आप रॉ मटेरियल लेकर आओगे तो रॉ मटेरियल कितना लेकर आओगे, 1 किलो लेकर आओगे क्या, इतनी बड़ी फैक्ट्री और 1 किलो रॉ मटेरियल लेकर आओगे, नहीं ना। रॉ मटेरियल कंटेनर से आएगा, यस और नो। तो कंटेनर उठा के जब कौन लेकर आएगा, कंधे पे लेबर लेकर आएंगे क्या, इट्स नॉट पॉसिबल। वो तो लॉरी से आएगा ना, बड़ी बड़ी व्हीकल जो होते हैं ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज जिसको कहते हैं, ठीक है। कैरेज यानी कि जो लगेज लेकर आते हैं, तो उसका खर्चा, गुड्स को लाने का जो खर्चा होता है फैक्ट्री के अंदर, उसे कहा जाता है कैरेज इनवर्ड, ठीक है। उसके बाद में फ्रेट, फ्रेट का मतलब क्या होता है, फ्रेट मतलब हमाल चार्जेस, सुना है ना आपने, हमाल चार्जेस। जो लेबर लोग क्या करते हैं, सामान को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखते हैं, ठीक है, उसे फ्रेट कहा जाता है। देन डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस यानी कि जो पोर्ट पे हम पे करते हैं ना, पोर्ट यानी कि बंदरगाह पे चार्जेस कुछ पे किए जाते हैं, उसे कहा जाता है। तो ये भी ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा है, फैक्ट्री का खर्चा। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी यानी ड्यूटी मतलब टैक्स होता है एक तरह का। तो कस्टम ड्यूटी मतलब जब आप दूसरे कंट्री से इंडिया के अंदर, ठीक है, इंडिया की बाउंड्री के अंदर कोई सामान लेकर आते हो, गुड्स लेकर आते हो, तो उस पर आपको कस्टम ड्यूटी पे करना होता है। तो ये भी आपका फैक्ट्री का खर्चा हो जाएगा। देन प्रोडक्टिव वेजेस या फिर मैन्युफैक्चरिंग वेजेस कह सकते हो। वेजेस पता है ना आपको, वेजेस यानी कि जो लेबर्स को हम पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोडक्टिव वेजेस, मतलब कि ऐसे लेबर जो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, डायरेक्टली प्रोडक्शन से कनेक्टेड है, उनका वेजेस कहाँ पर आएगा, फैक्ट्री में आएगा, यानी कि ट्रेडिंग के डेबिट। देन वेजेस एंड सैलरी, पहले क्या लिखा है, वेजेस लिखा है, ठीक है। तो इसलिए आप उसको कहाँ पे लिखोगे, ट्रेडिंग के डेबिट में। इंपोर्ट ड्यूटी भी सेम होता है, अगर आप बाहर कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो, कोई सामान लेकर आ रहे हो, तो वो भी ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। देन और क्या आ गया, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे, जैसे कोल हो गया, कोक, गैस, मोटिव पावर, ऑयल, वाटर, ग्रीस, ये सारी चीजें कहाँ पे यूज होती है, फैक्ट्री में यूज होती है ना। तो ये सारे फैक्ट्री के खर्चे होते हैं ना, कोयला, मोटिव पावर, एनर्जी, ग्रीस, ये सारी चीजें फैक्ट्री में लगती है, तो फैक्ट्री का खर्चा होता है। देन उसके बाद में दिया है रॉयल्टी ऑन परचेस या फिर प्रोडक्शन। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है रॉयल्टी, ठीक है। अब ये रॉयल्टी अगर आप सर्च करोगे ना गूगल या डिक्शनरी पे, तो रॉयल्टी का मतलब आपको समझ में वहां पे लिख के दिया होगा, रॉयल परिवार से बिलोंग करता है, ऐसा करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो मतलब नहीं है। यहाँ पे रॉयल्टी का मतलब क्या है, कि दूसरे की चीज को अगर आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो उसके लिए उससे उसकी परमिशन चाहिए हमें। तो परमिशन सामने वाला फ्री में तो नहीं देगा, उसके लिए हमें कुछ उसे पैसे देने होंगे, ठीक है। तो आपने पैसे दिए और उसकी परमिशन ली और उसका सामान आप यूज कर रहे हो। सामान यानी कि कुछ भी हो सकता है, कोई लैंड हो सकता है, कोई असेट हो सकता है, या फिर कोई राइट हो सकता है, ठीक है। उसे कहते हैं रॉयल्टी ऑन परचेज। तो ये भी हमारा फैक्ट्री में आता है, ट्रेडिंग के डेबिट। फिर उसके बाद में प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, जो गुड्स को पैक करते हैं। फिर उसके बाद में फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग, तो ये भी हमारा क्लियरली लिखा लाइटिंग एंड हीटिंग फैक्ट्री का खर्चा हो गया। फैक्ट्री के रेंट और रेट्स, ये भी हमारा ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। फैक्ट्री का इंश्योरेंस, ये भी हमारा ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। और वर्क मैनेजर सैलरी,
ठीक है, वर्क मैनेजर सैलरी, मतलब जो मैनेज कर रहा है, जो फैक्ट्री का मैनेजर है, उसको भी तो सैलरी चाहिए ना, फ्री में थोड़ी ना काम करेगा, चाचा का लड़का लगता है क्या, चलो बेटा चलो फैक्ट्री में काम करेंगे, नहीं, तो उसको भी पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें ट्रेडिंग के डेबिट में आती है। ठीक है, आई होप कि ट्रेडिंग के डेबिट वाला समझ में आया होगा। अब बात करते हैं ट्रेडिंग के क्रेडिट। ठीक है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्या आएगा, सबसे पहले सेल्स लिखना है आपको। जब परचेस डेबिट में आता है तो सेल्स क्रेडिट में आएगा, तो जो भी चीजें आप बेचोगे वो यहाँ लिखोगे। अच्छा, अब उसके बाद में आपने कोई सामान बेचा और वो रिटर्न आ गया, मतलब बेचा आपने और कस्टमर ने रिटर्न कर दी, तो वो क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे, है ना। आप कस्टमर को भी तो, अगर आपका गुड्स पसंद नहीं आया या फिर कुछ डैमेज हुआ, डिफेक्टिव हुआ, तो उसने रिटर्न कर दिया, तो आप ये सेल्स रिटर्न माइनस कर दोगे। सेल्स रिटर्न का ही दूसरा नाम क्या है, रिटर्न इनवर्ड, माइनस करके अमाउंट बाहर निकले। ठीक है, अच्छा, अब ट्रेडिंग को समझने के लिए एक और चीज समझो। ठीक है, कि जो भी गुड्स है, ठीक है, गुड्स अगर फैक्ट्री में आते हैं तो आप उसे कहाँ पे लिखो, डेबिट में लिखो। गुड्स अगर फैक्ट्री में आ रहे हैं तो कहाँ लिखोगे, डेबिट में। और गुड्स अगर फैक्ट्री से जा रहे हैं तो कहाँ लिखोगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखना। ठीक है, चाहे कोई भी रीजन से आए या जाए। तो देखो नेक्स्ट क्या दिया है, बाय गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स जल गया, तो एक तरह से गुड्स जल गया तो मतलब गुड्स आया कि गया, मतलब आपके पास से तो चला ही गया, समझेंगे ना, है कि नहीं। लेकिन कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, सर गुड्स लॉस बाय फायर, तो सर फैक्ट्री में अगर मान लो आग लग गई तो गुड्स तो वहीं पे रह गया ना। अरे वैसे कहने का मतलब नहीं है, कहने का मतलब ये है कि गुड्स जल गया मतलब आपके हाथ से तो चला ही गया ना, वो गुड्स की कोई वैल्यू नहीं रहेगी ना, जल के राख हो गया। ठीक है, तो उसे समझेंगे वो हिज गुड्स लॉस्ट, तो वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा। बताया ना मैंने, जो भी चीज फैक्ट्री से जाएगी वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में। गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया गुड्स, वो भी ट्रेडिंग के क्रेडिट में। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, अगर हमने फ्री में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया है तो गुड्स तो जा रहा है ना, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में। ठीक है, फ्री सैंपल में क्यों करते हैं हम, एडवर्टीजमेंट के, तो गुड्स तो जा रहा है ना, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में। या फिर गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, आप गुड्स की डिलीवरी कहीं पे लेके जा रहे थे और गुड्स का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया और गुड्स सारे डैमेज हो गए, ठीक है, तो इससे भी गुड्स आपका लॉस्ट ही हो गया, समझिए। फिर गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, अगर बिजनेस के जो पार्टनर है वो गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, क्योंकि गुड्स तो जा रहा है ना। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, अब देखो ओपनिंग स्टॉक आपने यहाँ पे लिखा था, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर आएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, जो बच गया है ना, जैसे कि अभी मैं बताऊं 100 फोन वाला एग्जांपल दिया था, 30 जो फोन बच गया स्टॉक, तो ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में ट्रेडिंग अकाउंट, देखो डेबिट और क्रेडिट दोनों मैंने बता दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट लगता है तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो, और अगर फिर भी नहीं समझे तो कमेंट कर देना, मैं उसका देख के रिप्लाई कर दूंगा और फिर मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है, आप ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करोगे। ठीक है, क्लोज कैसे करना है, ऊपर एक लाइन नीचे डबल अंडरलाइन। अब यहाँ पे क्लोज कैसे किया जाता है सर, तो देखो जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि क्रेडिट साइड का टोटल है 1000, जस्ट एक स्मॉल फिगर लेके समझा रहा हूँ। ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड कितना है 1000, और ट्रेडिंग का डेबिट जितना भी है, ठीक है, जितने सारे लिखे हुए हैं, मान लो ट्रेडिंग का डेबिट है 800 टोटल, ठीक है, ये सब मिला के ट्रेडिंग का डेबिट कितना है 800 रुपये, और ट्रेडिंग का क्रेडिट कितना है 1000, तो ज्यादा कौन सा है, विच एवर इज हायर, 800 या 1000, 1000 ज्यादा है, तो जिस साइड का ज्यादा अमाउंट होगा ना, वही अमाउंट हम ये टोटल में दोनों जगह लिखेंगे, मतलब 1000 यहाँ पे भी लिखना है और 1000 यहाँ पे लिखेंगे। आई बात समझ में, दोनों जगह 1000 लिखेंगे। अब देखो ये 1000 में से अगर मैं ये पूरा 800 रुपये माइनस कर देता हूँ तो मुझे बैलेंस यहाँ पर मिलेगा, कितने का बैलेंस मिलेगा, 1000 में से 800 चले गए तो 200 रुपये, तो 1000 माइनस 800 कितना बैलेंस आ गया, 200 बैलेंस आ गया। ठीक है, अब ये 200 का नाम क्या देंगे हम, 200 का नाम देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, क्या नाम देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। जब ट्रेडिंग अकाउंट में आपको प्रॉफिट होता है तो उसे ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये डेबिट साइड तो एक्सपेंस एंड लॉसेस था ना, तो वहां पे प्रॉफिट कैसे मिल सकता है। देखो कहने का मतलब ये है कि ट्रेडिंग में ये सारी चीजें जो हमने लिखी है वो सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का टोटल कितना है 800, है कि नहीं, और ये जो हमने क्रेडिट में लिखा है वो इनकम, इनकम कितना है टोटल 1000, मतलब कि इनकम आमदनी कितना हो गया 1000 हो गया,
और उसमें से खर्चा कितना हुआ, सिर्फ 800 रुपये हुआ, तो 200 रुपये का क्या हो गया आपको, प्रॉफिट। क्लियर कट दिख रहा है ना, 200 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। तो ये 200 का प्रॉफिट जो है, इसका नाम क्या देंगे हम, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर अगर इसको मान लो इस साइड बैलेंस आया, तो डेबिट में ना बैलेंस आके क्रेडिट में बैलेंस आया होता, तो आप रिवर्स कर दो। मान लो कि 1000 यहाँ पे ज्यादा था और 800 यहाँ पे था, तो बैलेंस कहाँ पे आता, बैलेंस क्रेडिट में आता। देखो यहाँ पे बैलेंस आता 200। तो जब राइट साइड में बैलेंस आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में, तो उसका नाम क्या देंगे, बाय ग्रॉस लॉस कैरिड। उसका नाम क्या हो जाएगा, बाय ग्रॉस लॉस कैरिड, ठीक है। डेबिट में आया तो ग्रॉस प्रॉफिट और क्रेडिट में बैलेंस आया तो ग्रॉस लॉस, ठीक है। सो आई होप देखो ट्रेडिंग अकाउंट आपको समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ पे एक बार आप वापस से देख लो, ठीक है। तो ये लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन और ट्रेडिंग अकाउंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बाकी के अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।